नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज पेरियार ललई सिंह यादव, जिनको उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है, उनका जन्मदिन है। 109वां जन्मदिन है। और सोचिए, दक्षिण भारत के जो पेरियार थे, उनके आसपास पूरी राजनीति घूमती है। और दक्षिण भारत में पेरियार के बगैर राजनीति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उत्तर भारत में शायद ही कोई नेता मिलेगा जो पेरियार ललई सिंह यादव पर कमेंट करना चाहेगा, जबकि वो पॉलिटिकल नेता थे। वो सत्ता को चाहते थे और राजनीति के विमर्श को उन्होंने अपने केंद्र में रखा। तो दक्षिण भारत के जो पेरियार हैं, पेरियार साहब, उनके बगैर राजनीति में आज पत्ता नहीं हिलता है, चाहे वो जयललिता की सरकार हो या करुणानिधि की सरकार हो। उत्तर भारत का जो पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी समाज है, वो पेरियार ललई सिंह यादव को कैसे देख रहा है, कैसे समझ रहा है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हिस्टोरियन प्रोफेसर रतनलाल हैं। आप सब उनको जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और सबसे बहादुर दिलेर सोशल जस्टिस मंत्री, ये केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने तय किया है कि चाहे वो बीपी मंडल हो, चाहे फुले पेरियार अंबेडकर हो, सबकी वो जयंती मनाएंगे। इस जयंती को भी वो सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन चूंकि देश में 7 दिनों का शोक है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हो गया है, इस वजह से उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम लोग टेक्निकल है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। और बाकी डिटेल्स आपको अंबेडकर नामा पर जब जाएंगे तो बाबा साहब फुले पेरियार अंबेडकर की कहानियां मिलेंगी। तो शुरुआत हिस्ट्री से करते हैं, उसके बाद मंत्री जी के पास आएंगे। सर, क्या लग रहा है, दक्षिण भारत के पेरियार और उत्तर भारत के पेरियार, राजनीति के केंद्र में पेरियार हैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में कहाँ कमी रह गई? कमी ये रह गई कि जिन लोगों को ललई सिंह यादव की विरासत को संभालना चाहिए था, जिनको प्रतीक बनाना चाहिए था, वो विमर्श को आगे बढ़ाना चाहिए था, उन लोगों ने काम नहीं किया उसको। इस वजह से पूरा मामला गड़बड़ा गया। अब विश्वविद्यालय कुछ शोधार्थी उस पर काम कर रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं। ललई सिंह यादव बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के व्यक्ति थे। देखिए, मैं उनको पढ़ने के लिए ललायित हूँ, आतुर हूँ। मैंने जितना ही पढ़ा सोशल मीडिया पे कुछ लेख पढ़े हैं, लेकिन उनके भाषण और राइटिंग जो है वो सब छपना बाकी है। और मुझे लगता है कि सर, थोड़ा सा आपका उंगली कैमरा के सामने आ रहा है, थोड़ा सा। हाँ हाँ, रतनलाल साहब जी, हो गया, आप ठीक हो गए सर। हाँ, तो मैं आतुर हूँ उनको पढ़ने के लिए, और उन्होंने बड़ा ही क्रांतिकारी काम किया था। उनपे जबरदस्त बात यह है कि पेरियार का भी प्रभाव है, अंबेडकर का भी प्रभाव है, एक साथ दोनों। और फिर सच्ची रामायण उन्होंने ट्रांसलेट की थी, उस पे मुकदमा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था मुकदमा, वो जीते थे मुकदमा। लेकिन ललई सिंह यादव की विरासत जिन लोगों को संभालनी चाहिए थी, मतलब उत्तर भारत में वैचारिक और सांस्कृतिक क्रांति नहीं हुई। यही कारण है अंबेडकर भी बाद में पहुंचे और ललई सिंह यादव पे तो अभी काम होना बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि सारे लोग ऐसे लोग कि अल्टीमेटली ललई सिंह यादव जो है हमारे आइकन है, हमारे आइकन जो है जगदेव बाबू हैं, हमारे आइकन ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति की, वैकल्पिक संस्कृति की बात की। राजनीति तो रोज हो रहा है, लेकिन जिनकी वैकल्पिक संस्कृति नहीं होगी उनकी वैकल्पिक राजनीति नहीं हो सकती है। और ललई सिंह यादव ने उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और पूरा संस्कृति बदलने के चक्कर, हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाया था। लेकिन हमारे दलित बैकवर्ड नॉर्थ इंडिया में अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। यही कारण है कि जो उनके सांस्कृतिक शत्रु हैं घर घर जाकर जो है पूजा पाठ करा रहे हैं, आडंबर फैला रहे हैं। तो ये काम अगर मान लीजिए अखिलेश जी किए होते, मायावती जी किए होती, तमाम ऐसे नेता किए होते, उनके आइकन हैं, उनके घर के लोग हैं जिन्होंने पूरी जीवन लगा दी उनको, है ना। हम लोग जब यंग रहे होंगे, हमको लगता है मैं जब 20-22 साल का रहा हूँ तब उनकी मृत्यु हुई। और हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है कि मुझे अगर पता होता कि ललई सिंह यादव अभी जीवित है, मैं उनसे जाके मिलता, बाकायदा पूरा इंटरव्यू करता। लेकिन ये आपकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है, उसको अगर आप नहीं प्रिजर्व करेंगे तो अल्टीमेटली सबको तो परशुराम मंदिर बनवाना पड़ेगा ना। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कौन नेता बोला है उत्तर भारत का कि हमको बौद्ध विहार बनाना है? जैसे अम्बेडकर, में बार बार अम्बेडकर नामा पे बात कर रहा था कि अम्बेडकर लगातार बौद्ध मीटिंग्स में जा रहे थे, बर्मा में जा रहे थे, भारत के तमाम हिस्सों में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें बौद्ध विहार बनवाने हैं, उसके बगल में स्कूल बनवाने हैं, उसके बगल में कॉलेज बनवाने हैं कि जो हमारे यंगस्टर आएंगे
वो जो है ना बौद्ध बिहार में जाएंगे तो इन्फ्लुएंस होंगे। वही काम ललई सिंह यादव नॉर्थ इंडिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हमारे समाज का जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों ने उस सांस्कृतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ाया। ये हमारी डिफीट हुई। इसीलिए जितने भी घटनाएं हो रही हैं, हाँ, जितने लोग पीटे जा रहे हैं, सारे आपके हक हकूक आरक्षण भी खत्म हो रहा है, पीटे भी जा रहे हैं। अन्यथा कर रहा है कि परशुराम मंदिर बनवाएंगे। तो आप एक काम करो ना, बोल दो सबको हम परशुराम मंदिर बनवाते हैं, चंदा मांगो ना फिर सबसे। कि जो संस्कृति, वैकल्पिक संस्कृति जब तक नहीं, हमको अच्छा लगा कि आज हमारे साथ मेरे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, और उन्होंने बड़ा बड़ा मुहिम चलाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ पद रहे न रहे, लेकिन हम लोग मिल के जो एक वैकल्पिक एक बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। हम लोग वहां जाएंगे और पूरा, उन्होंने कहा है कि आपको क्लास लेनी है। मैंने कहा जरूर लेंगे क्लास, कि वहां जाके अम्बेडकर बाद में चर्चा होगी, ललई सिंह पे चर्चा होगी, पेरियार फुले पे चर्चा होगी, कर्पूरी ठाकुर पे चर्चा होगी, सहनी जी पे चर्चा होगी। ये सारे जो हमारे बहुजन आइकन है, उसको कौन आगे बढ़ाएगा? हम नहीं बढ़ाएंगे, मंत्री जी नहीं बढ़ाएंगे। आज मंत्री जी अगर बोल दें कि नहीं हम परशुराम मंदिर बनवाएंगे, तो क्या क्या हम लोग वैकल्पिक राजनीति करेंगे? मुझे इस बात का गर्व है कि राजेंद्र पाल गौतम साहब ने हर समय वैकल्पिक संस्कृति की बात की है। वो 2 टर्म मंत्री रह चुके, अभी मंत्री हैं, और मेरी व्यक्तिगत बात भी उनसे होती है। उन्होंने पूरा एजेंडा क्लियर किया है कि हमें करना क्या है। मंत्रालय रहे न रहे, पद रहे न रहे, दाल रोटी करने के लिए, खाने के लिए तो हमारे पास है ही ना। तो बाबा साहब इतना कष्ट झेले थे। उनका जो चिट्ठी है उनकी पत्नी का, जो इंग्लैंड में रहते, उन्होंने लिखा था कि उनके पास खाने के लिए नहीं था, अभाव में उनके बच्चे मर गए। तो जिनकी विरासत हम लोग लेके जी रहे हैं, उनके बच्चे अभाव में मर गए, तो हम लोग को कितना लग्जरी चाहिए? बहुत लग्जरी हो गया। अब सब लोग बंगला में रह रहे हैं, बढ़िया सफेद शर्ट पहन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, हो गया। अब आगे बढ़िए उससे। तो बाबा साहब को विरासत को, और फुले साहब की विरासत को, पेरियार साहब की विरासत को, ललई सिंह यादव को की विरासत को अगर आगे बढ़ाना है, तो राजेंद्र भाई ने जो मुहिम शुरू की है, उन्होंने पूरा ट्रस्ट अभी डेवलप किया है, और हम लोग सब लगे हुए हैं। हम भी उसमें अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए मैं 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं सर, 1 सेकंड के लिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, भारत का संविधान आपको धार्मिक आजादी देता है, आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं। पेरियार ललई सिंह यादव ने कर्मकांड के खिलाफ आंदोलन चलाया इस देश में। राजेंद्र पाल सर, आप मंत्री हैं, कितना बड़ा रिस्क है और कहाँ चूक हो गई? पेरियार ललई सिंह यादव ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट बने, जो बड़े आइकॉन है। रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ के संस्थापक थे, आपने उनकी जयंती मनाई। क्या इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको अपने धर्म चुनने की भी आजादी नहीं, और हम लोग डरते हैं बुद्धिज्म पर बात करने से, जो पेरियार ललई सिंह यादव कर रहे थे? और एक मंत्री के तौर पर आप चूंकि स्टिल वर्तमान मंत्री हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है और कैसे आप इसको फेस कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारत का संविधान देता है, और ये मौलिक अधिकार भी है हमारा, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस अधिकार को छीनने वाला है। लेकिन हमें अपनी इस विरासत को, जो भी प्रोफेसर रतन लाल बोल रहे थे, सांस्कृतिक विरासत को संजोने संवारने की जरूरत है। और ये इतनी रिच है कि पूरी दुनिया में जहां जहां बुद्धिज्म गया है, उन सारे देशों की स्थिति देखो, वो आर्थिक रूप से कितनी संपन्नता आई है और कितनी उन देशों में शांति है। तो भारत को भी शांति की जरूरत है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ जहाँ भाई भाई में प्यार पैदा हो, देश के सभी लोगों में प्यार पैदा हो, उसमें बुद्धिज्म का रास्ता तो बहुत अच्छा रास्ता है, वो जबरदस्त रास्ता है। और इसमें तो किसी को कोई, मुझे नहीं लगता कि जो कोई परेशानी होनी चाहिए। ये हमारे लोगों के अपने मन की खुद की पैदा की हुई बीमारी है कि हमारे लोग डरते हैं। मुझे लगता है कि एक मिनट रुकूंगा। आप प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं, कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आपके उपराष्ट्रपति का मैंने भाषण सुना, हम बुद्ध की धरती से हैं। तो और भारत में बुद्धिस्टों को भी प्रॉब्लम होती है, बहुजनों को भी प्रॉब्लम होती है। मतलब ये इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? तो चूंकि पॉलिटिकल राज, आपका तो 30 साल का लंबा अनुभव है, लंबा कैरियर रहा है, बुद्धिस्ट रहे हैं। वो एक्चुअली खुद के दिमाग में पैदा की हुई बीमारी है। वो बीमारी कहीं दूर से नहीं आई, वो बीमारी कहीं बाहर से नहीं आई, वो खुद के आपके मन के अंदर से पैदा की हुई है। मुझे लगता है कि बुद्ध का मतलब बुद्धि से, ज्ञान से है। और ज्ञान जिसको जो भी ज्ञान को पाएगा, जो भी विवेक का इस्तेमाल करेगा,
जो भी कोई निर्णय लेने से पहले अपने विवेक से अच्छे बुरे के बारे में सोच के निर्णय लेगा, मैं समझता हूँ उन सबका कल्याण होगा। राग, द्वेष, लोभ, मोह, ये सारे कारण दुख पैदा करते हैं। सोचिए इस तो देश अगर में आपको किस दुख तरह की चाहिए तो फिर आप सोचिए इस देश में किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल साइंटिस्ट, जो 2500 साल पहले सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष बुद्ध, और भारत में उसके समानार्थक शब्द बना दिए गए बुद्धू। तो ये है कल्चरल हेजमनी स्थापित करने का तरीका। प्रोफेसर साहब, क्या लगता है जो पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती पर बात कर रहे हैं, क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे? उन्होंने खुद दुख जताया था कि मेरी बीमारी की वजह से मैं 1956 में नागपुर नहीं जा पाया, जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, धम्म की दीक्षा ली थी, बुद्धमय भारत का सपना था। क्या रहा होगा उनके दिमाग में? गैर बराबरी, असमानता, डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता, क्यों उन्होंने एक कर्मकांड को छोड़ के और बुद्धिज्म की तरफ बढ़े होंगे? ऐसा है, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं एक टर्म बार बार बोलता हूं और बहुत ही देश के तमाम लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूट्यूब पे भी आ गया है कि जनेऊ लीला समझ गए? तो ये जनेऊ लीला का पर्दाफाश करने वालों में जो है ना, वो थे पेरियार ललई सिंह यादव, और उनका मैं बिगड़ा चला हूँ। जनेऊ लीला का मतलब कर्मकांड से है ना आपका? कर्मकांड और वर्चस्व और सत्ता से। तो जनेऊ लीला का वही पर्दाफाश कर रहे थे उत्तर भारत में, समझ गए? तो इस वजह से उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, जनेऊ लीला क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जाते हैं बाहर तो कहते हैं हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिया। देश में आते थे कहते हल्के से कहते हैं हमने मनु भी दिया। तो यहाँ पे आपकी जो मोडस ऑपरेंडी है, कार्यशैली है, वो मनु की है। आप विदेश में जाके अपना कैरेक्टर एकदम हाई प्रोफाइल करना होता है, तो आप वहां कहते हैं बुद्ध दिया। देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार जो है, बौद्ध धर्म के अंदर भी जनेऊ लीला है। सुनिए, मैं भी कह रहा हूँ, और राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, हमारे बड़े भाई हैं और मित्र भी हैं, कि अगर बौद्ध धर्म का और विचार का प्रचार प्रसार कैसे होता है? घर में बैठ के खाली भजन करेंगे तो उससे हो जाएगा? बाबा साहब के राइटिंग्स को पढ़िए, अम्बेडकर नामा पे जाके देखिए, मैंने कितने वीडियोस बनाए, उन्होंने क्या क्या मॉडल दिया था कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्या हम 70 साल में हमने किया? नहीं किया। तो बुद्धिस्ट मॉन्क और मठाधीश भी बहुत लोग सत्ता के आसपास घूमते रहते हैं, मठ से बाहर नहीं निकलेंगे। आपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए देखा है लोगों को? मॉन्क कितना गांव घूमते हैं। ललई सिंह यादव उसमें काम कर रहे थे, इसलिए मेरी इज्जत इसलिए है कि वो एकदम ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल जिसको बोलते हैं ना, वो थे कि वो जा रहे थे, बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और धीरे धीरे देखिए बहुत ज्यादा उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन वो बुद्ध के परंपरा, उनके पास बुद्धि थी, डिग्री नहीं थी, बुद्धि थी। आजकल बहुत लोगों के पास डिग्री है, बुद्धि नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो आज के दिन चाहे तो बहुत ज्यादा गंभीर चर्चा हमको नहीं करना, आज उनको श्रद्धा सुमन है और रेस्पेक्ट है। वो टर्मिनोलॉजी भी आ रहा है, वही ब्राह्मणवाद से आ रहा है, क्या कीजिएगा? हमारे लोगों ने कोई ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं डेवलप किया, तो हम उसी से काम चलाना पड़ता है। लेकिन नहीं, प्रोफेसर साहब, ये आपको हमें नई टर्मिनोलॉजी भी बनानी पड़ेगी। हाँ, आपसे सहमत हूं मैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके संघर्षों का जन्मदिन है आज, उनका जन्मदिन है, उनके संघर्षों का जन्मदिन है। और मुझे लगता है कि 6 साल में पिछले जिस तरीके से यहाँ पे लीला बढ़ा है, बहुत लोग 23% 24% जीडीपी चला गया अंदर, लेकिन तभी लोग खुश है कि नहीं चलो दलित को पीटा जा रहा है, पिछड़ों को पीटा जा रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, कूटो देश जाए भाड़ में। अरे इस देश को जानते हैं किसने बनाया है? मैं तो पढ़ाता हूँ, स्तूपा पढ़ाता हूँ, बुद्धिस्ट आर्ट पढ़ाता हूँ, मैं तो हिस्ट्री का छात्र हूँ। इस देश को बनाया है यहाँ के शिल्पकारों ने बनाया है, यहाँ के मजदूरों ने बनाया है, यहाँ के किसानों ने बनाया, यहाँ के सामंतों ने नहीं बनाया है। समझ रहे हैं बात आप? तो इसलिए जो ऐसे लोग थे उसको दबाने की हर समय साजिश हुई है। और मुझे लगता है कि एक 42 में गांधी जी नारा दिए थे, डू और डाई। मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव कल्चर के लिए हमें आप सबको डू और डाई, घर घर चलो, बौद्ध धर्म की बात करो, वैकल्प की बात करो, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की बात करो। अगर मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ललई सिंह यादव का लिटरेचर आने दीजिए। मुझे लग रहा है कि वो शंभू जी फोन रख दीजिए। नहीं सर, आप ही को सुन रहा हूं। हाँ, कि ललई सिंह यादव जरूर वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी नेता हो,
जिस भी गठबंधन के हो, जो भी हो, उनको सिर्फ वैकल्पिक संस्कृति की नहीं, वैकल्पिक राजनीति की भी बात करना चाहिए, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की भी बात करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि दिल्ली में सरकार है, अडानी अंबानी ठेका लगा, पूरा पूंजीवाद का ही मॉडल रहेगा, वहीं भी सरकार बने, मॉडल वही रहेगा, तब क्या फर्क पड़ता है? अगर पूरा यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज निजीकरण होंगे, रेल बेचे जाएंगे, जहाज बेचे जाएंगे, सब बेचे जाएंगे, तो उस मॉडल से क्या फर्क पड़ता है? इसलिए समता कैसे आएगी? समता, आर्थिक समता के बगैर भी समता नहीं है, सांस्कृतिक समता, आर्थिक समता। इसलिए इकोनॉमी के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जी राजेंद्र पाल, ये पॉलिटिकल चुप्पी दिखती है, इसको कैसे देख रहे हैं? इस चुप्पी को तोड़ने की आपने बड़ी कोशिश शुरू की है। आपने रामस्वरूप वर्मा का, बीपी मंडल साहब की जयंती मना रहे हैं, पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती थी, रामस्वरूप वर्मा। तो ये जो पॉलिटिकल चुप्पी है वो कितना नुकसान दे रहा है, और अब आगे आपके नेतृत्व में आप क्या कैंपेन चला रहे हैं पूरे देश में? मुझे लगता है पॉलिटिकल चुप्पी इन सबको खत्म कर देगी। अगर इनको जिंदा रहना है तो इनको अपनी रिच जो कल्चर है हमारी, उसको संजोना पड़ेगा, उसको एकत्रित करना पड़ेगा, और पूरे बहुजन समाज के लोगों को उनके हक अधिकारों का स्मरण कराना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि हमें जो कुछ मिला वो हमारे महापुरुषों ने पूरे जीवन संघर्ष करके हजारों साल की गुलामी से हमें बाहर निकाल के दिया है। और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, मुझे दुख होता है कई बार, हमारे आने वाली संतानें हमें कोसेंगी कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे बाकी महापुरुष हजारों साल के गुलामी से बाहर निकाल के हमें आगे विकास का रास्ता दिखा के चले गए, हमें रिजर्वेशन दे के पढ़ाई लिखाई के लिए रास्ते खोल के चले गए, तो हम लोग थोड़ा सम्मानजनक जीवन जी पाए। लेकिन धीरे धीरे लेटरल एंट्री हो रही है, आउटसोर्सिंग हो रही है, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक जाएगा तो हमारे पास रहेगा क्या? तो आप दिल्ली की सरकार को छोड़ दें, बाकी पूरे देश के अंदर जिस तरह सरकारी स्कूलों की जो दशा कर दी गई है, सरकारी अस्पतालों की जो दशा कर दी गई है, जो कोरोना के अंदर सारे राज्यों के अंदर जो हॉस्पिटल्स का जो देखने में आ रहा है, इस तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? तो मुझे लगता है कि पूरे देश में हमारे सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं तो धन्यवाद करूंगा प्रोफेसर रतनलाल जी का, जो अम्बेडकर नामा एक सीरीज चला के उन्होंने जागरूकता का एक अभियान छेड़ा है। मुझे लगता है इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, हम सबको मिलकर इसको मजबूत करना चाहिए। और हमारी इतनी रिच सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जो महापुरुषों ने संजोया है, हम उसको भी गंवा चुके हैं। मुझे लगता है उसको रेस्टोर करने की जरूरत है, चाहे बाबू रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे पेरियार ललित सिंह यादव हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद बाबू हो, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फूले की जो परंपरा है पूरी, चाहे संत गुरु रविदास जी हो, संत कबीरदास जी हो, तथागत बुद्ध से जो शुरू होती है, उस इतनी रिच हमारी कल्चर है, उसको संजोने की जरूरत है। और प्रोफेसर साहब ने सही कहा कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो गांव-गांव में जाके प्रचार तो करते नहीं है, वो मठाधीश बन के और फिर उस प्रॉपर्टी पे कब्जे के केसेस डल जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो रिच परंपरा वो कहीं ना कहीं खो रही है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें धर्म के प्रचार के लिए निकलना पड़ेगा और अपनी विरासत को। विशुद्ध राजनीतिक सवाल है सर, उसके बाद मैं आपको, रतनलाल जी, क्या आरएसएस से पहले समता सैनिक दल बनता है? आरएसएस ने जो वैचारिक आंदोलन चलाया, वो आज वो सत्ता में है, जो भी उसका आंदोलन हो, क्या हमारे जो हुक्मरान है, लीडरान है, जो बहुजन, जो सोशल जस्टिस की राजनीति कर रहे थे, अम्बेडकरी राजनीति कर रहे थे, उनसे चूक हो गई और बिना सांस्कृतिक बदलाव के, जो कांसीराम साहब का जो फसल था तो वो कट गया, बिना सांस्कृतिक बदलाव के आपको उम्मीद है कि आप राजनीतिक सत्ता में पहुंच जाएंगे? और पहुंच भी जाए तो आप बने रहेंगे? ऐसा है, मैं बार बार कहता हूं, मेरा कितनी बार आप इंटरव्यू कर चुके हैं कि जिसका समाज और संस्कृति जिंदा रहता है उसकी राजनीति भी जिंदा होती है। समझ रहे हैं बात? और आप आरएसएस का नाम मत लीजिए, वो तो 90 साल पहले बना है। 2500 साल से, तकरीबन 2200 साल से उस संस्थाओं के द्वारा, मंदिर के द्वारा, मठ के द्वारा उन्होंने अपनी वैकल्पिक संस्कृति को जिंदा रखा। आप बताइए, 672 साल मुसलमानों का शासन रहा, तो वहां पे किस मंदिर को कहाँ दान नहीं मिले? सब मठ मंदिर चलते रहे, अनुदान मिलते रहे। मैं तो हिस्ट्री पढ़ाता हूँ इसलिए मैं सब बोल देता हूँ। अंग्रेजों का शासन काल रहा, मिलता रहा। अब मान लीजिए कि पहले जनता दल की सरकार थी तो आरएसएस के लोग उसमें भी एक्टिव थे। सब पार्टी की सरकार थी, आरएसएस के लोग उसमें भी एमएलए एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। तो उन्होंने संस्कृति अपनी जिंदा रखा। और हर पार्टीज में, हर संगठन में, चाहे मुसलमान की हुकूमत हो, चाहे अंग्रेज की हुकूमत हो, चाहे
जनता दल के सब जगह अपना आदमी फिट करके रखा। और आज देख लीजिए, जब उत्तर प्रदेश में सपा को हराना था तो बसपा के साथ थे, जब बसपा को हराना था सपा के साथ थे, अब अपना घर मजबूत हो गया तो किसी के साथ नहीं है। तो ये बात अगर नहीं समझेंगे, जिस भी दलित बैकवर्ड नेता को ये कंफ्यूजन है कि उनको जन्म वोट मिल जाएगा, तो वो अपने सोशल साइंटिस्ट पहले बैठा लें, रिसर्च टीम बैठा लें। दूसरी बात है, हाँ, दूसरी बात है कि कम से कम हमारे नेता लोग जो है ना, पढ़ने लिखने से डरते हैं, आप पढ़ने लिखने वालों से भी डरते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या मांगने आ गया है? हम जाके बोलते हैं कि ललई सिंह यादव पे किताब छापिए, आर्टिकल छापिए, तो डर लगता है कि बाप रे उस पे कैसे छाप देंगे। तो ये पढ़ने लिखने से भी डरते हैं, पढ़ने लिखने वालों से भी डरते हैं। तो जब आप डरते रहेंगे कि जिम्मेदारी किसकी थी कि ललई सिंह यादव पे किताब निकले, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि कर्पूरी ठाकुर पर रिसर्च हो, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि बीपी मंडल पर रिसर्च हो, बीपी मंडल में कितने भाषण हैं, उसका कोई कलेक्शन छपा है क्या? तो हमारे नेता को जो समझते हैं ना, खाली परशुराम मंदिर और सुशांत सिंह क्या आरजेडी को या सपा बसपा को वोट दिला पाएगा, चूंकि लगातार वहाँ चुनाव होने हैं? ये गलत सवाल पूछ रहे हैं, जाके नेता लोग से पूछिए सवाल, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मानसिक दिवालियापन, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि दिवालियापन है जो उसमें वोट खोज रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका मानसिक दिवालियापन है कि नेताओं को पॉलिटिकल और ऑल्टरनेटिव एजेंडा के साथ बीजेपी का जो पूरा कैपिटलिज्म है, बीजेपी का जो मनोइज्म है, उसके खिलाफ आपको जो है ना ऑल्टरनेटिव एजेंडा बनाना चाहिए। इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा, एजुकेशन का एजेंडा क्या है, कल्चर का एजेंडा क्या है। तो आप तो वो सब बात करते नहीं है, तो नहीं करते तो उसी के डोमेन में खेलते हैं। तो जब उसके डोमेन में खेलेंगे, तो जब वो बड़ा पहलवान है ही, वो कह ही रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और आप भी वही बात कर रहे हैं, तो आपके पास डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास पैसा है, सत्ता है, सब कुछ है। तो वैकल्पिक जब तक ऑल्टरनेटिव एजेंडा नहीं बनाएंगे इकोनॉमी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कल्चर को लेकर, तब कैसे आप सत्ता परिवर्तन करेंगे? ये सवाल मेरे लिए बहुत जरूरी है। राजेंद्र सर, आपको कब लगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी जब तक आप वैचारिक आंदोलन में भागीदार नहीं बनेंगे तब तक आप सत्ता के करीब या ताकतवर नेता नहीं हो सकते? 1983 से लगा, जब मैं 10th में पढ़ता था और जब समाज सेवा के क्षेत्र में आया, तभी से लगता था कि इस मुद्दे पे प्रखरता से बोलना चाहिए और अपनी सामाजिक शक्ति का निर्माण करना चाहिए। मेरा ये मानना है, जिनकी सामाजिक शक्ति मजबूत होती है उन्हीं की राजनीति भी मजबूत होती है, और जिनकी वैचारिक रूप से जो गुलाम है, वो लोग कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते, वो समाज को पुनः गुलाम बना देंगे। वो आप 5 बार का राज्यसभा एमपी हुई, लेकिन बनेंगे सोशल जस्टिस मंत्री, और एक जो है 1 बार का राज्यसभा और वो बनेगा फाइनेंस मिनिस्टर, भले जीडीपी -24 हो जाए। चलिए, शुक्रिया। आज ललई सिंह यादव जी की आज जयंती है, उनको बहुत ही नमन है, और सारे लोगों को बधाई। इस बात की कम से कम सोशल मीडिया पे आज उनके बारे में चर्चा हो रही है, और बहुत जल्दी आपके सामने किताबें आर्टिकल्स होंगी। इस पे ज्यादा अब लंबा आर्थिक राजनीति पे अलग हम लोग चर्चा करें, क्या सर? मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है, मैं भी समस्त देशवासियों को, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उनकी, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही थी। समूह जी कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था पेरियार ललई सिंह का पूरा काम ही राजनीतिक आंदोलन है। वो सत्ता चाहते थे, आपकी गरीबी दूर करना चाहते थे, सामाजिक गरीबी दूर करना चाहते थे, अनटचेबिलिटी हो या फिर अनफॉर्चुनेटली जिनकी सरकारें देश में रही हैं, उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को अध्यापन में पढ़ाया है, उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया है। लेकिन जितने भी बहुजन आइकन्स हैं, जिनका पूरा जीवन समाज के निर्माण में, समाज को एकजुट करने में, समाज को गरीबी से बाहर निकालने में, गुलामी से बाहर निकालने में, अंधविश्वास में, ढोंग पाखंडवाद से बाहर निकालने में जिनका पूरा जीवन गया है, उनको सरकारों ने पढ़ाया नहीं, उनको तो दफन कर दिया। तो समय आ गया है, हमारे लोगों को चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो लोग अपने बहुजन आइकॉन्स के जीवन को जनता के सामने लेके आए। उनकी किताबें छपवाने की जरूरत है, वो भी छपवाएं, उनके सेमिनार कराएं और सभाएं करें, और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा समाज को जागरूक करें। मैं समझता हूँ इससे पूरा समाज जागरूक होगा, ताकतवर बनेगा, और हम आर्थिक नीतियां भी फिर अपने हिसाब से बनवाएंगे। क्योंकि जब संख्या हमारी सबसे ज्यादा है बहुजन की, तो फिर हम बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति भी है, हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं।
तो देश की आर्थिक नीतियां भी हमें ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन कभी इस मुद्दे पे ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं कट गए। चलिए एक बात है शंभू जी, एक तो राजेंद्र भाई साहब हैं, मंत्री बाद में है, पहले हमारे भाई पहले हैं, उनको तो बधाई इस बात का है कि दबंगई से जो लोग बात हम लोग कर रहे हैं, लगातार मंत्री रहते हुए भी, बगैर डरे समय हुए भी अपनी बात वो कहते रहते हैं, और जो एजेंडा, जो बात हम लोग कहनी चाहिए वो मंत्री जी कहते हैं। इसके लिए मंत्री जी को भी बधाई। और आज शंभू जी, आज जो है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाइए, आज जो है ना खाली ललई सिंह यादव माइंड अप कर रहा हूँ, मैं बार बार वही कह रहा हूँ। मैंने इसलिए राजेंद्र पाल गौतम को बहुजन योद्धा कहा है, जो लगातार बहुजन मुद्दे पर बात कर रहे हैं प्रखर तरीके से। मैं कहना ये चाह रहा था, मेरा माइंड अप ये था सर, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो, लाचारी दूर हो, बेबसी दूर हो, और आप राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत हो, ताकतवर हो, आपके घर सर पर छत हो, आपके शरीर पर कपड़ा हो, और आप सम्मानजनक जिंदगी जी सके, तो इसके लिए आपको फूले पेरियार अंबेडकर को पढ़ना होगा, संविधान को जानना होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लोग कोई ईश्वर नहीं थे, ये लोग आम इंसान थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से इंसानियत को बेहतर भी किया और शोषित वंचित समाज की आवाज उठाई। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप इस देश में सम्मान चाहते हैं, अपने अधिकार चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप एक नागरिक के तौर पे सशक्त हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी गरीबी दूर हो, तो जिस दिन आप फूले पेरियार, अंबेडकर, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद को पढ़ लेंगे, आपकी राजनीतिक और सामाजिक जो मुक्ति है वो जरूर मिलेगी। और नहीं भरोसा है तो पढ़ के देखिए। यहाँ जितने लोग मेरे मेहमान थे, डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम साहब जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, सोशल जस्टिस, प्रोफेसर रतन लाल जो प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इन सबको इसी वैचारिकी की वजह से ताकत मिली है और आज ये अपने अपने क्षेत्र में शिखर पर है। आप भी कोशिश करके देखिए, अगर आपको नहीं मिले तो फिर हमें कहिएगा कि मैं गलत था। कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप सब लोग का हमारे साथ समय देने अपील कर दीजिए, अम्बेडकर नामा के लिए अपील कर दीजिए और लिंक भी डाल दीजिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, फूले पेरियार अंबेडकर को आप जानना चाहते हैं तो अंबेडकर नामा, रतन लाल की क्लास यूट्यूब, लाल की क्लास यूट्यूब पर जाइए, उसको सर्च कीजिए और उसको जरूर देखिए। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। अंबेडकर नामा जरूर देखिए, वो केवल आपका ज्ञान वर्धन नहीं करेगा बल्कि आपको वैचारिक रूप से सशक्त भी बनाएगा। जी जी, शुक्रिया आप लोगों का सर। थैंक यू। जय भीम। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।